काजुहिको की मौत के बाद हायाटो की हिम्मत टूट जाती है। क्योसुके उससे पूछता है कि मरने के पहले काजुहिको ने क्या बोला था। हायाटो सरप्राइज हो जाता है कि किसी ने उसे मरने से पहले सुना नहीं, तो सोचता है कि आधी अधूरी बात बताने से कोई फायदा नहीं है, तो वो झूठ बोल देता है कि वो बस ये कह रहा था कि वो मरना नहीं चाहता। इस बात को क्योसुके मान जाता है। वो भी कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोलता। हायाटो के मन में यही बात चल रही होती है कि काजुहिको को कैसे पता कि एक्चुअल कल्प्रिट कौन है, उसने ऐसा क्या ही देख लिया था। फिलहाल कुछ भी उल्टा करने का भी मुझे सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सभी विक्टिम्स हैं और हम में से किसी का भी कल्प्रिट होना पॉसिबल नहीं है। शियोरी पूछती है हायाटो से कि वो उसे क्यों घूर रहा है, जिसके रिप्लाई में हायाटो नथिंग बोल के आगे बढ़ने को बोलता है, क्योंकि अब टाइम भी कम बचा होता है। काजुहिको भी कहता है कि शायद हमारे पास अब 30-40 मिनट ही बचे हुए हैं। शियोरी कहती है कि वो लोग अब जब इतनी दूर आ ही गए हैं तो उन्हें रुकना नहीं चाहिए। फिर अगले रूम में उन्हें 4 चेयर्स मिलती हैं, जिनमें छोटे छोटे कई होल्स निकले होते हैं। फिर रैपिड मॉनिटर पे आता है और कहता है, इससे पहले मैं तुम लोग को रूल्स बताऊं, तुम लोग चेयर्स पे बैठ जाओ, चेयर्स के आर्म रेस्ट पर अपने हाथ रखो और उसके बाद सेंसर्स तुम्हारे हाथ के निशान रजिस्टर कर लेंगे। कोई चॉइस ना होने की वजह से सब चेयर्स पर बैठ जाते हैं, लेकिन बैठते ही सभी के हाथ आर्म रेस्ट से बंध जाते हैं। ये देख के सब घबरा जाते हैं। फिर रैबिट कहता है, तुम लोगों के फिंगर्स के नीचे 4 बटन्स लगे हैं जो कि ABCD है और तुम सबकी चेयर्स के ऊपर भी एक एक लेटर लिखा हुआ है। अब तुम लोग जिसको भी दोषी समझते हो उसके लिए वोट करो। जिसको भी वोट मिलेगा उसे पनिशमेंट मिलेगी। एक वोट मिलने पे भी पनिशमेंट मिलेगी और गलत वोटिंग में तुम सभी लोगों की मौत भी हो सकती है। तुम सभी के पास सिर्फ 3 मिनट्स हैं और अगर सारे वोट्स टाइम पे नहीं मिले तुम सभी लोग इस चीज के रिस्पॉन्सिबल होगे और चेयर्स में लगी नुकीली सीखें तुम सभी लोगों को भोंक दी जाएंगी। और अब चौथा राउंड शुरू होता है। अब इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद ये लोग समझ गए थे कि बिना वोट दिए ये लोग निकल नहीं सकते। क्योसुके कहता है कि पिछले राउंड्स को देख के ये तो समझ में आ गया है कि रूल्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, इसलिए हमारे पास अब वोट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमें किसी एक पर्सन को वोट करना पड़ेगा। यूजुकी घबरा के कहती है कि किसी एक को चूज करना मेरे बस की बात नहीं है। क्योसुके उसे कन्विंस करता है कि अगर चूज नहीं किया तो सब मारे जाएंगे और अब सिर्फ 2 ही मिनट बचे हैं, जिस पे यूजुकी कहती है कि अगर ऐसा है तो मुझे चूज कर लो, मैं अपने आप को ही वोट करूंगी। अपने आप को वोट करना ज्यादा बेहतर है किसी और का मौत का कारण बनने से, इसलिए सिर्फ मुझे वोट मिलने से मेरी मौत होगी और बाकी लोग तो बच जाएंगे। हायाटो कहता है कि वो भी किसी एक को वोट नहीं करना चाहता, क्योंकि किसी एक को सैक्रिफाइस के लिए ऐसे यूज नहीं किया जा सकता है। शियोरी कहती है कि हमारे पास अब कोई चॉइस नहीं है, हमें किसी एक को चूज करना ही होगा। यहाँ हर कोई अपने लिए ही है और ज्यादा सीधे बनने के चक्कर में सब मारे जाएंगे और इसलिए वो हायाटो को चुनती है। हायाटो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो इसका रीजन पूछता है, जिसपे शियोरी कहती है कि उसने हायाटो और काजुहिको की थोड़ी बात सुनी थी और जिसमें काजुहिको ने उसे कल्पिट कहा था। हायाटो इस बात को डिनाई करता है, जिसपे क्योसुके कहता है कि अगर शियोरी ने उसे गलत ही सुना है तो इसका मतलब उसने कुछ सिमिलर जरूर कहा होगा। मैंने जब तुमसे इसके बारे में पूछा था तो तुमने कुछ और ही बात कही थी, इसका मतलब तुमने हमसे झूठ बोला था। हायाटो हड़बड़ाहट में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता। शियोरी इस पे इल्जाम लगाती है कि तुमने ही उस रैबिट को बताया है कि हम सबने उस दिन क्या किया था, इसीलिए तुमको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी सारी, जिसपे हायाटो मना करता है। पर शियोरी फिर इल्जाम लगाती है कि जो विक्टिम की फैमिली है उससे तुम मिले हुए हो और हम सबसे माफी मंगवाने के लिए तुम यूजुकी के सामने कूल बनना चाहते हो। कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे खिलाफ ही वोट करूंगी, क्योंकि जो भी हो रहा है सब तुम्हारी ही गलती है। हायाटो समझाता है कि शियोरी को समझाना बेवकूफी है। वो क्योसुके से बोलता है कि उसे समझाने के लिए, जिसपे वो भी कुछ कहने से मना कर देता है। वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम पे डाउट कर रहा हूँ, बल्कि मैंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि हमें किसी एक को चूज करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि किसे वोट करना चाहिए और किसे नहीं। इस पे शियोरी कहती है कि हमें सिर्फ हायाटो के लिए ही वोट करना चाहिए, इस तरह से इसका सैक्रिफाइस करके हम अपनी जान बचा सकते हैं। हायाटो समझ जाता है कि अब उसका बचना मुश्किल है, वो कुछ नहीं कर सकता है और अब रैबिट स्क्रीन पे आता है। चारों वोट्स मिल गए हैं। वोट्स देखने के लिए अपनी सीट की स्क्रीन पर देखो, वहाँ रिजल्ट्स अब डिस्प्ले हो रहे हैं। जिसके भी एक या एक से ज्यादा वोट हैं उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। हायाटो अपनी स्क्रीन पर देख के शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे सिर्फ 2 ही वोट्स मिले हैं, जिसपे शियोरी भी सरप्राइज हो जाती है। वो ये कहती है कि मैंने पहले ही कहा था इसे वोट देके सैक्रिफाइस कर दो, लेकिन क्योसुके और यूजुकी को एक एक वोट कैसे मिल गया और मेरे पे 0 वोट्स क्यों हैं? हायाटो तुमने किसको वोट किया? जिसपे हायाटो और यूजुकी दोनों रिवील करते हैं कि उन्होंने अपने आप को वोट कर दिया। शियोरी क्योसुके से पूछती है कि उसने खुद को वोट क्यों किया, जिसपे वो
हयाटो कहता है कि शियोरी आई एम सॉरी, मुझे कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा था और मेरे पास कुछ भी कहने के लिए कोई भी प्रूफ नहीं था, लेकिन रूल्स में ये कहीं नहीं कहा गया था कि जिसे वोट्स मिलेंगे वो मर जाएगा। रैबिट ने ये नहीं कहा था कि पनिशमेंट में सबको सीख भोंक दी जाएगी। और ये सुनकर शियोरी को कुछ भी नहीं समझ में आता है और अब पनिशमेंट शुरू होती है। ये कहते हैं शियोरी की चेयर से कई नुकीली सीख निकल आती हैं और उसकी पूरी बॉडी में छेद करके आर पार निकल जाती हैं। ये देख के सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। फिर रैबिट कहता है कि जिनको वोट मिले उनकी पनिशमेंट ये थी कि वो बिना वोट वालों को मरता हुआ देखेंगे। मैं कब से तुम लोगों को यही समझाना चाह रहा था कि सिर्फ अपने आप को बचाने के चक्कर में तुम लोग अपनी असलियत छुपा रहे हो, जो कि बस एक बेकार कोशिश है। और अब अगले रूम में आगे बढ़ो। हयाटो क्योसुके से पूछता है कि क्या तुम्हें इन सब के बारे में पता था, जिसपे वो रिप्लाई देता है कि नहीं, लेकिन एक चांस ये था कि जिसे वोट्स मिलेंगे या तो वो मरेगा या फिर जिसे वोट्स नहीं मिलेंगे वो मरेगा। अगर मैं शियोरी का कहना मान लेता तो हम सब साथ मारे जाते और उसके अलावा मैं सबकी लाइफ की जिम्मेदारी भी नहीं ले सकता। अगर तुम मुझ पे इल्जाम लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। जिसपे हयाटो रिप्लाई करता है कि ऐसा नहीं है, मैं तुमको ब्लेम नहीं कर रहा था, लेकिन शुरुआत से अगर हम फास्ट डिसीजन लेते तो हम सब उस लड़की को बचा सकते थे। अगर सेकंड राउंड में ryuji और अकारी जल्दीबाजी ना करते तो वो भी बच सकते थे। काजुही को अगर अपना हाथ सेक्रीफाइस कर देता तो वो भी बच जाता। और इस राउंड में भी अगर हम अपने दोस्तों को सेक्रीफाइस करने की ना सोचते तो सब बच सकते थे। सब कुछ बैकफायर कर गया। उस बस एक्सीडेंट में भी हम उन सभी लोगों को बचा सकते थे, लेकिन अब हम कोई गलती नहीं करेंगे और अब हम लोग अगला गेम जरूर सर्वाइव कर लेंगे। हयाटो मन ही मन सोचता है कि वो उन दोनों पे भरोसा कर सकता है और काजुही को गलत था। इन दोनों में से कोई भी कल्प्रिट नहीं हो सकता है। हम सब सर्वाइव करेंगे और इसे गलत प्रूफ करेंगे। फिर वो लोग दरवाजा खोलते ही कॉरिडोर में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे विंडोज पे आयरन बार लगे होते हैं, जिसकी वजह से कोई वहां से भाग नहीं सकता था। वो कहीं पहाड़ों के बीच में होते हैं और कहीं से कोई लाइट भी नहीं आ रही होती है। वहां पे एक डोर होता है जो कि एग्जिट का होता है, लेकिन उस पे चेन्स लगी होती हैं और उसमें एक लॉक भी लगा होता है। युजुकी कहती है कि अगर हमें इसकी चाबी मिल जाए तो हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं, जिसपे रैबिट की आवाज आती है, तुम लोग सही भी हो और गलत भी। अभी 2 गेम्स बचे हैं और क्लाइमैक्स बस आ गया है। मैं तुम्हें अब 5th गेम का रूल समझाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले एक बुरी खबर यह है कि तुम में से कोई एक कल्प्रिट है जो तुम लोगों को मारना चाहता है। राउंड 5 में अब तुम्हें उस गद्दार को खोज के मारना है। पास के काउंटर पर एक कुल्हाड़ी रखी है जो भले ही पुरानी हो गई है, लेकिन उसमें अभी भी सॉलिड आयरन है। मैंने बिल्डिंग को गिराने का टाइम शुरू कर दिया है, तो तुम लोग तैयार हो जाओ। राउंड 5 स्टार्ट्स। हयाटो कहता है कि एक दूसरे को मारना तो बेवकूफी है। युजुकी कहती है कि दरवाजा सामने है, चलो कोई ना कोई रास्ता खोज के यहाँ से भाग जाते हैं। क्योसुके कहता है कि ये बिल्डिंग कोई पुराना हॉस्पिटल है जो कि बहुत बड़ी है। तुम सब लोग अलग अलग होकर चाबी को ढूंढो या फिर कोई ना कोई और रास्ता भागने के लिए मिल ही जाएगा। हयाटो कहता है कि लेकिन अलग अलग होने पर हमें खतरा भी तो रहेगा। क्योसुके उसकी बात से अग्री करता है, लेकिन टाइम भी कम होता है और साथ रहने से चीजें स्लो भी होंगी। वो अपने साथ कुल्हाड़ी ले जाने के लिए कहता है, जिससे उसका यूज रैबिट उन लोगों के खिलाफ ना करे। हयाटो अग्री हो जाता है कि वो जानता था कि इन दोनों में से कोई भी कल्प्रिट नहीं है। क्योसुके कहता है कि अगर कुछ गलत होने लग जाए तो जोर से चिल्ला देना। इसके बाद तीनों अलग अलग हो जाते हैं। हयाटो सोचता है कि चाबी मिलना मुश्किल है, इसीलिए उसे आयरन बार्स को तोड़ने के लिए कुछ खोजना पड़ेगा। तभी उसे फ्लोर पर ब्लड दिखाई देता है जो कि पास वाले रूम से आ रहा होता है। वो उस कमरे में जैसे ही एंटर करता है उसकी हालत खराब हो जाती है। वहाँ बेड पे उसी लड़की के कटे हुए पैर बेड से बंधे हुए होते हैं। वो खांसते हुए रूम की तलाशी लेता है। जिस तरह से उस लड़की के साथ टॉर्चर किया गया था, उससे ये पता लग रहा था कि रैबिट सबसे ज्यादा उसी को हेट करता था। रूम में उसे कुछ नहीं मिलता है क्योंकि कल्प्रिट ने कोई भी सबूत नहीं छोड़ा होता है। अचानक से तेज आवाज आती है और वो युजुकी की तरफ सेकंड फ्लोर पर भागता है, जहाँ क्योसुके उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है। युजुकी तुरंत उठ के हयाटो को पकड़ लेती है और बताती है कि वो उसे मारने की कोशिश कर रहा था। क्योसुके कहता है कि हम सब में से युजुकी ही ट्रेटर है और वो हयाटो को एक छोटा सा रिमोट दिखाता है जो कि वो क्लेम करता है कि ये युजुकी ने अपने कपड़ों में छुपा के रखा था। उस रिमोट में वीडियो कंट्रोल्स होते हैं। वो एक बात पे जोर देता है कि जब भी रैबिट स्क्रीन पर आता है तो वो कभी सबसे डायरेक्टली बात नहीं करता था और वो ना ही किसी चीज पे रिएक्ट करता था, बल्कि वो वीडियो रियल टाइम भी नहीं था, वो सब कुछ प्री रिकॉर्डेड था। युजुकी सही टाइम पर सही वीडियो को प्ले कर देती थी। इस पे युजुकी उल्टा क्योसुके पे इल्जाम लगाती है और कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, सच क्यों नहीं बता देते हो। हयाटो क्योसुके से पूछता है कि तुम युजुकी पे क्यों डाउट कर रहे हो, ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें इस पे शक होने लग गया। क्योसुके रिप्लाई देता है कि रैबिट ने हमसे सिर्फ एक ही बार बात की और वो तब जब युजुकी ने चाबी खोजने की बात कही थी। तब रैबिट ने हम सभी को गलत और सही दोनों कहा था। युजुकी ने स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पे बात कही। हयाटो इसे कोइंसिडेंस कहता है और समझाता है कि रैबिट हमें एक दूसरे के खिलाफ भड़काना चाहता है। क्योसुके कहता है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, युजुकी ही रैबिट है। ये रिमोट एक प्रूफ है और ये डेथ गेम्स एक बड़े स्टेज का एक बड़ा सा
पार्ट है और सब कुछ ऑटोमेटेड है। पता नहीं तुम्हारे पास बैकअप के लिए और कोई है भी कि नहीं, या सिर्फ तुम अकेले ही लीड कर रही हो। यूजुकी फिर सारी बातों को डिनाई करती है। हयाटो को अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि इन दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। क्योसुके यूजुकी से चाबी मांगता है, लेकिन इस पे उल्टा वही उससे चाबी मांगने लग जाती है। फिर क्योसुके उसे धमकी देता है कि अगर तुम ऐसे ही मासूम बनने का नाटक करोगी तो फिर मैं पीछे नहीं हटूंगा। और ये कहते ही वो कुल्हाड़ी उठा लेता है और उस पे सीधे वार कर देता है, लेकिन बीच में हयाटो आ जाता है और उसके शोल्डर पर चोट लग जाती है। क्योसुके उसको सामने से हटने को कहता है, लेकिन हयाटो यूजुकी को भगा देता है। वो कहता है कि अगर यूजुकी ट्रेटर भी है तो तुमको ऐसे सिचुएशन को हैंडल नहीं करना चाहिए। क्योसुके उसको कहता है कि तुम्हारे अंदर यूजुकी को लेकर फीलिंग्स हैं और ये बात मुझे पता है, तो इसीलिए सिचुएशन को मैं खुद ही हैंडल करूंगा। और फिर वो हयाटो के पेट में कोहनी से मार देता है और यूजुकी को खोजने के लिए चला जाता है। इधर हयाटो भी उसे खोजने निकल जाता है। फिर यूजुकी उसे एक दरवाजे के पीछे से आवाज देती है और उसे पीछे मुड़ने से मना करती है। वो अपनी सफाई देते हुए उसे उस पे भरोसा करने को कहती है। हयाटो को कोई आइडिया नहीं होता कि दोनों में से कौन सच बोल रहा है, लेकिन वो पहले क्योसुके से कुल्हाड़ी छीनने को बोलता है। वो दोनों प्लान बनाते हैं कि यूजुकी फर्स्ट फ्लोर की तरफ भागेगी और क्योसुके उसके पीछे जरूर आएगा, तो तब हयाटो उसे धक्का देकर कुल्हाड़ी छीन लेगा। फिर उसके बाद प्लान के अकॉर्डिंग यूजुकी फर्स्ट फ्लोर से भागती है और क्योसुके उसको पकड़ने के लिए आता है। बीच में उसे हयाटो डिस्ट्रैक्ट कर देता है और यूजुकी उसे पैर लगाकर सीधे नीचे गिरा देती है और उससे कुल्हाड़ी छीन लेती है। फिर वो कुल्हाड़ी लेकर उसके सामने आ जाती है, कहती है कि तुम बहुत काम और इंटेलिजेंट हो, लेकिन एंड में तुमने एक मिस्टेक कर दी। डेथ गेम्स में जो दूसरे को सैक्रिफाइस करते हैं वो भी मारे जाते हैं। और वो सीधे उसके सर में कुल्हाड़ी मार देती है और वहीं क्योसुके की भी मौत हो जाती है। हयाटो जब वहां पहुंचता है तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। वो हेल्पलेस होकर यूजुकी से इसका रीजन पूछता है। इस पे वो रिप्लाई करती है कि मैंने सोचा था कि तुमको ही सच का सिर्फ पता लगेगा, मैंने हिंट्स भी दिए थे। फिलहाल अभी के लिए कांग्रेचुलेशंस, तुमने किसी को सैक्रिफाइस करने का नहीं सोचा और इसीलिए तुम्हारी एंट्री अब 6 राउंड में होती है, फाइनल राउंड। वो पूछता है कि तुमने सबको क्यों मारा, तो वो कहते हैं कि क्या तुम अभी भी नहीं समझ पाए? मुझको लगा था कि तुम मेरी आवाज और बिहेवियर में चेंजेस देख के समझ जाओगे कि मैं यूजुकी नहीं हूँ। जो चेहरा देख रहे हो ये एक प्लास्टिक सर्जरी का रिजल्ट है। तब वो पास्ट में देखता है कि जब यूजुकी से उसने पूछा था कि उसकी तबीयत ठीक है, तो यूजुकी ने कहा था कि उसे बस ठंड लग गई है, जिसकी वजह से उसकी आवाज बैठ गई थी। और फिर वो काजुहिको की बात भी सोचता है कि उसने भी कुछ नोटिस किया था। हयाटो तुरंत ही यूजुकी का हाथ चेक करता है, जिसमें उसे जलने के निशान मिलते हैं, लेकिन सुसाइड के निशान जो उसने बस एक्सीडेंट से दुखी होकर बनाए थे वो नहीं मिलते। तब वो रिवील करती है कि वो यूजुकी नहीं बल्कि उसका नाम ओकाजाकी अयानो है। वो उसी आदमी की वाइफ है जिसे बस में सभी लोगों ने मरने के लिए छोड़ दिया था और यूजुकी उसकी कजन थी और उसी ने एक्सीडेंट और सभी स्टूडेंट्स की वो सारी डिटेल्स उसे बताई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि यूजुकी कहाँ थी। तब वो रिवील करती है कि तुम क्या बात कर रहे हो, तुमने तो ऑलरेडी यूजुकी को मरते हुए देखा था। और तब फ्लैशबैक में उसे समझ में आता है कि यूजुकी ने अपनी जान बचाने के लिए उसे पकड़ के रखा था, लेकिन उसका मुंह सिला होने के कारण वो कुछ बोल नहीं पाई थी और ओकाजाकी ने उसे धक्का दे दिया। उसका दिमाग खराब हो गया था। वो फिर इसका रीजन पूछता है। वो उसको 6 राउंड का पार्टिसिपेंट होने के नाते बोलती है कि जब उसने हाई स्कूल पास किया था तो उसे हिरोसाकी ने प्रपोज किया था। वो बहुत खुश थी, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया और घर से निकाल दिया था, क्योंकि हिरोसाकी उसका फॉर्मर टीचर था। इसीलिए सोसाइटी भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। इसीलिए वो हिरोसाकी से शादी करके दूर चली जाती है। और जब उनकी बेटी मायो 3 साल की हुई तो उसके फादर ने ओकाजाकी के पेरेंट्स से मायो को मिलवाने की बात की और ये रिवील किया कि हर बर्थडे पे वो उसके पेरेंट्स को कॉल करके अपनी बेटी के बारे में बताता था। क्योंकि सोसाइटी के गॉसिप से वो हर्ट ना हो, इसलिए उसके पेरेंट्स भी नहीं चाहते थे कि वो उनके साथ वहाँ सोसाइटी में रहे। उसके पेरेंट्स हिरोसाकी से अपनी बेटी का हालचाल पूछते रहते थे, तो इसीलिए वो वीकेंड पे अपनी बेटी के साथ घर जाने का प्लान बनाता है और ओकाजाकी को रुकने के लिए बोलता है, क्योंकि उनका एक और बच्चा होने वाला था। लेकिन उस बस एक्सीडेंट वाले दिन हिरोसाकी के फोन से रीडायल हो गया था, तो कॉल पे ओकाजाकी ने सारी बात सुन ली थी। फिर उसने यूजुकी से कांटेक्ट किया था, लेकिन उसने उसे ये सब नहीं बताया कि कॉल पे उसने सारी बात सुन ली थी। यूजुकी कहती है उसे नहीं पता था कि हिरोसाकी उसका हस्बैंड था, क्योंकि कई साल से वो दोनों टच में नहीं थे। ओकाजाकी इस बात पर अग्री करती है, लेकिन वो उससे दूसरा सवाल करती है, जब तुम बस में थी तो क्या तुमने उन दोनों को नोटिस ही नहीं किया था? और जब तुम बस से उतरी थी तो तुमने उन दोनों को उतरते हुए नहीं देखा था? इस पे यूजुकी साफ मना कर देती है, जिसकी वजह से ओकाजाकी अपना कंट्रोल खो देती है और दोनों में हाथापाई हो जाती है। लेकिन उसी में उसका मिसकैरेज भी हो जाता है। वो दोनों एक टाइम पे इतना क्लोज थी कि अपनी कई बातें आपस में शेयर करती थी, इसलिए स्पेशली वो यूजुकी से सबसे ज्यादा हेट करने लग गई। और अब उसकी फैमिली के 3 लोग जा चुके थे और इसीलिए वो उससे बदला लेने का सोचती थी। फिर उसे रिवेंज एजेंट्स की एक ऑर्गेनाइजेशन मिलती है जो पैसे लेके ऐसे डेथ गेम्स अरेंज करती थी। तो ओकाजाकी ने अपनी सारी प्रॉपर्टीज बेचकर उनकी फीस दे दी और उसी ने ही यूजुकी के पैर काट दिए थे, क्योंकि वो एक कावर्ड थी। ये सुनकर हयाटो उसका गला पकड़ के
उसे जमीन पे गिरा देता है। यूजुकी कावड़ नहीं थी, उसने सबको बचाने के लिए तुमसे झूठ बोला था, बल्कि वो सभी स्टूडेंट्स अच्छे थे, लेकिन एक्चुअल कावड़ तुम ही हो जिन्हें सबको बेरहमी से मार दिया। अयानो इसी बात को एक्सेप्ट करती है। हयाटो उसे छोड़ देता है। वो कन्फेस करती है कि उसे भी यही लगता था कि रिवेंज ही उसका एक ऑप्शन है, लेकिन उसे भी कहीं ना कहीं ये सब गलत लगने लग गया था। इसलिए राउंड 6 में अब उसका जजमेंट होगा और अब सिर्फ 1 मिनट ही बचा होता है और उसके बाद पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। राउंड 6 में अब सिर्फ एक की जरूरत है। जब हयाटो की के बारे में सोचता है तो अयानो बताती है कि उसने निकल ली है और अगर उसे की चाहिए तो उसे कुल्हाड़ी का यूज करना होगा। उसे अपनी मेमोरीज में जाना होगा और उसे याद करना होगा कि एक इंसान की जान लेना कैसा लगता है। वो उसे रिलैक्स होने के लिए कहती है क्योंकि ये एक सेक्रीफाइस नहीं है, क्योंकि ये वो खुद ही करना चाहती है। लेकिन अब हयाटो ऐसा करने को मना कर देता है और वो कुल्हाड़ी लेकर सीधे दरवाजे की तरफ दौड़ जाता है और चेन तोड़ने की कोशिश करता है। उसे अयानो फालतू की मेहनत करने को मना करती है और हयाटो की कुल्हाड़ी टूट जाती है। अयानो कहती है कि तुमने कभी किसी को सेक्रीफाइस करने का नहीं सोचा, लेकिन कभी किसी को बचाया भी तो नहीं। तुम बस एक डरपोक इंसान हो जिसे जस्टिस का कोई नॉलेज नहीं है, और अगर तुम्हारे अंदर काइंडनेस है तो मैं यही चाहूंगी कि उस दिन तुम मायो और हिरोसाकी को बचाते, लेकिन आज मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, तो इसलिए आज तुम्हारे पास मौका है किसी एक को बचाने का। ये सुनकर हयाटो को कुछ समझ नहीं आता है। वो पूछता है कि किसे बचाना है। अयानो कहती है तुम्हें, और ये कहते ही वो अपनी गर्दन पर कुल्हाड़ी मारकर अपनी जान ले लेती है। ये देख कर हयाटो के होश उड़ जाते हैं और अब 1 मिनट में पूरी बिल्डिंग गिरने वाली होती है। हयाटो का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हिट कर जाता है और वो अपनी जान बचाने के लिए अयानो का पेट फाड़कर चाबी निकाल लेता है और लास्ट मोमेंट में वो बाहर निकल जाता है। फाइनली जंगल में भटकते हुए उसे रेस्क्यू कर लिया जाता है, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन का कुछ भी नहीं पता चलता है। हयाटो आखिर में सोचता है कि वो इसीलिए नहीं बचा था क्योंकि वो सही था, बल्कि उसने उस तैरते हुए प्लैंक को आखिर तक पकड़ के रखा हुआ था। और इसी के साथ मांगा खत्म होती है। दोस्तों, ये प्राइवेट पनिशमेंट गेम वॉल्यूम 2 है और अगर आपने वॉल्यूम 1 चेक नहीं किया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, जाके जरूर चेक कर लेना।